IAS 1037 में सबसे पहले आएंगे IAS 37 के अंदर हमने कह दिया कि भैया ये प्रोविजंस को डील करता है, लेकिन यही डेफर टैक्स की प्रोविजंस को, लीज वाली प्रोविजंस वगैरह को ये नहीं देख रहा होता है। फिर हम आए थे और हमने कह दिया कि IAS 37 कहता है कि भैया प्रोविजन जो है, तीन कंडीशन पूरी होंगी तो आप बना दो। तीन कंडीशन कौन कौन सी है? लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है? जो तीन वजह से जन्म में आती है, क्या? कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन, अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? पास्ट प्रैक्टिस, पब्लिश पॉलिसी या स्टेटमेंट बाय पर्सन अंडर अथॉरिटी। पर्सन अंडर अथॉरिटी जो है, हमने क्या, सीओ बीओडी वगैरह। सही है ना सर? दूसरा प्रोबेबल आउटफ्लो, तीसरा रिलायबल। तीनों बातें फिलफिल होंगी तो करेंगे। अब आ जाते हैं सर हमारे पास 37। किसकी बात कर रहे हैं? 37 की अगर हम बात करें तो 37 के हिसाब से वर्ड मीनिंग रिमोट नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू। प्रोबेबल हो सकता है, ग्रेटर देन 5%, लेस देन इक्वल टू 50%। प्रोबेबल नहीं, पॉसिबल। पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल ग्रेटर देन 5%, लेस देन इक्वल टू 50%। प्रोबेबल हो जाएगा मतलब 50% से ज्यादा, और आईकेप के हिसाब से 85% तक। और वर्चुअली सर्टेन हो गया, हमने कह दिया 85 से ज्यादा। ऐसा ही है सर। हमने कहा प्रोविजन की तीन कंडीशन है, तीनों मीट होना जरूरी है। एक भी मीट नहीं हुई तो किसकी तरफ जाएंगे? कंटिन्यू है। अगर ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, पॉसिबल मतलब अभी जुर्म साबित 50% तक नहीं आए हैं, 50% ज्यादा नहीं हुए, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अगर तो आपने कंटीजेंट लायबिलिटी की तरफ जाना है। आपने कहा ऑब्लिगेशन तो कंफर्म है, सही है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कंफर्म हो। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रोबेबल या वर्चुअली सर्टेन, लेकिन आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। याद है जज किसका लड़का है? फुप्पो का लड़का है। जज किसका लड़का है? फुप्पो का लड़का। आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, कंटिजेंट लायबिलिटी। और चाइना मोबाइल कंपनी रिलायबल एस्टिमेट नहीं बना सकते, तो वो भी क्या हो जाएगा? कंटिजेंट लायबिलिटी। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? तो हमने कह दिया कि सर हमारे पास कंटिजेंट लायबिलिटी। फिर आगे कंटिजेंट एसिड। ये वो एसिड होता है जिसका होना या ना होना किसी ऐसे इवेंट पर डिपेंडेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सब बच्चे याद रखें, अगर तो कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर ऑब्लिगेशन रिमोट है, कुछ नहीं करना। ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, दो कंडीशंस मीट हुई हुई हैं, डिस्क्लोज कर देना है। अगर तो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट हो गई, दो कंडीशन मीट हुई है, बाकी कौन सी दो? प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल एस्टिमेट, प्रोविजन बना दो। और वर्चुअली सर्टेन पे कंटिजेंट एसिड में थोड़ा भेदभाव है। रिमोट है, कुछ नहीं करना। कंटिजेंट एसिड पॉसिबल है, कुछ नहीं करना। प्रोबेबल पे क्या करना है? डिस्क्लोज। और वर्चुअली सर्टेन पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? चले सर, फिर हम मजीद आगे बढ़े। और मजीद और शरीर आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया बताओ? हमने कह दिया कि सर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज, नहीं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़े थे कि प्रोविजन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे टाइम वैल्यू अगर दो होगा, सही है। प्रोविजंस को जो है फ्यूचर गेन को कभी भी अकाउंट फॉर नहीं करोगे प्रोविजन कैलकुलेट करते हुए। याद है सीएफओ वाली एग्जांपल। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा था सर? रीइंबर्समेंट अगर मिल रही है तो उनको प्रोविजन से नेट नहीं करोगे। रीइंबर्समेंट का अमाउंट शुड नॉट एक्सीड प्रोविजन, है ना सर? और हमने कहा रीइंबर्समेंट को तब रिकॉर्ड करोगे अगर वो जब क्या हो? वर्चुअली सर्टेन हो। सर फ्यूचर लॉसेस को अकाउंट फॉर नहीं करते, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। वो कौन सी है? ऑनरस लॉस। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉस क्या हो जाए? अनअवॉइडेबल हो जाए, लेकिन आप मजबूरी में हो उसको पूरा करने पे। इसकी एग्जांपल याद है क्या दी थी हमने? तो देखिए वो लड़के की एग्जांपल याद है? कॉस्टिंग की क्लासे ले ली पूरी, समझ में नहीं आया क्यों ली थी? लड़की के चक्कर में। उसके लिए कॉस्टिंग का जो कोर्स था वो क्या हो गया था? ऑनरस लॉस था, है ना सर? प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने कहा लॉस मेकिंग हो। अभी हमारी फर्म, मेरी फर्म एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक कंपनी के साथ, सही है। हम उसमें लॉस में है लेकिन मैं पूरा कर रहा हूं, सही है सर। मैं पूरा कर रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है? ऑनर। मुझे पता है कि उसके अंदर अगले 6 महीने तक मैं क्या कमाऊंगा? लॉस ही कमाऊंगा, लेकिन मैं पूरा कर ऑनरस लॉस, जिसमें लॉस क्या हो जाए? अनअवॉइडेबल। अब इसके बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है?
इसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ऑनरस लॉस है, अनअवॉइडेबल लॉस है, तो उसके अंदर आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर देंगे लोअर ऑफ फ्यूचर लॉस या पेनल्टी टू एग्जिट, फ्यूचर लॉस या पेनल्टी टू एग्जिट। और स्टैंडर्ड यहां पर एक और बात भी कहता है कि यहां पर तड़का उसने दे दिया इम्पेयरमेंट का, कि अगर कोई एसेट डेडिकेटेड है, सही है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो पहले उनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी कर लेना, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें लॉस आ गया या तो उसकी वैल्यू न्यूज कम हो जाएगी, या अगर तुम पेनल्टी दे रहे हो तो उसकी वैल्यू न्यूज जीरो हो जाएगी। सही है ना सर? फिर आगे बढ़े थे, फिर हमने बात की थी तब्दीली की। तब्दीली को क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? रीस्ट्रक्चरिंग। एग्जांपल क्या होती है रीस्ट्रक्चरिंग की? बीओडी का चेंज हो जाना, सीनियर मैनेजमेंट का चेंज हो जाना। सही है सर? आपका कोई डिवीजन बंद कर देना, रील फैक्ट्री को कराची से लाहौर शिफ्ट कर देना। सही है सर? तो डिफरेंट चीजें जो होती हैं, हमने कह दिया सर ये होती हैं तब्दीली, है ना सर? तब्दीली के केस में वो कहता है कि तब्दीली आती है तो उसने हमें एक लाइफ लेसन दिया था कि उसके कॉस्ट पहले आती है, बेनिफिट बाद में मिलते हैं। तो तब्दीली के केस में याद रखना कि उसने कहा कॉस्ट को तुम रिकॉर्ड कर सकते हो पहले। यूनिलीवर ने 2012 तक लोगों को छांटी किया, लेकिन 2004 में सारी कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली, कि अगर तो दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। पहली कंडीशन कि आपने कह दिया डिटेल्ड प्लान हो। सही है सर? दूसरी कंडीशन कि आपने जो है उसकी अनाउंसमेंट या इंप्लीमेंटेशन बिफोर रिपोर्टिंग डेट स्टार्ट कर दी हो। ये दो बातें फुलफिल हुई तो आपने क्या कर दिया सर? आपने जो है इसको जो है इसकी प्रोविजन बना ली। लेकिन प्रोविजन में याद रखना दो तरह के एक्सपेंसेस कर, एक्सपेंसेस की दो कंडीशंस है, जो दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। कौन से एक्सपेंसेस रिस्ट्रक्चरिंग कैसा बनेंगे? जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, आम हालात में कंपनी ना करती हो। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, कंपनी आम हालत में भी पे करती है, ये रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है। सोने का हाथ मिलाना, गोल्डन हैंड शेक, ये जो है रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस है। दूसरी कंडीशन क्या है? कि हमने कह दिया कि सर फ्यूचर ऑपरेशंस में वो किसी भी तरीके से हेल्प ना करे। जैसे रीलोकेशन है, हमने कहा कर तो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से रहे, बशीर और वसीम को कराची से लाहौर डाल रहे हैं, लेकिन हमने कहा बशीर और वसीम को रीलोकेशन कर लें तो ये खर्चा जो है फ्यूचर में बेनिफिट देगा लाहौर फैक्ट्री को, ट्रेनिंग, तो वो भी रिस्ट्रक्चरिंग का खर्चा नहीं होगा। रिस्ट्रक्चरिंग के एक्सपेंसेस गोल्डन हैंड शेक हो गया, किसी को पेनल्टी पे करनी है हमें कंपनी बंद करते हुए, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? रीस्ट्रक्चरिंग के एक्सपेंसेस की एग्जांपल हैं। यूनिलीवर ने 2004 में एस्टिमेट किया कि 500 बंदा निकालना है 2012 तक, उनका जो गोल्डन हैंड शेक था उसकी प्रोविजन बना ली 2004 में, क्योंकि वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर चुके थे। पहली कंडीशन थी फॉर्मल प्लान था, दूसरी कंडीशन थी अनाउंसमेंट कर दी थी 2004 ईयर एंड से पहले। सही है सर? फिर 37 में प्रोविजन के बारे में बताता है कि इसकी हमें इसका डिस्क्लोजर कैसे बनता है, मूवमेंट बतानी, ओपनिंग कितनी थी, फॉर द ईयर कितनी थी, साल के दौरान पे कितनी हुई, रिवर्स कितनी हुई, क्लोजिंग कितनी हुई। सर फिर और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम क्या पढ़ेंगे? हमने पढ़ा IAS 10। ये कहता है मेरा स्कोप कहां से कहां तक है? रिपोर्टिंग डेट से BOD तक। रिपोर्टिंग डेट से लेकर BOD डेट तक होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उसके ऊपर तुम्हें क्या करनी है? नजर रखनी है। या तो वो एडजस्टिंग है, या तो सर अगर तो वो एडजस्टिंग है तो इसका मतलब है दो बातें, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, या तो मुझे पता नहीं था या तो मुझे कंफर्म नहीं था। स्टैंडर्ड कहता है BOD तक जब पता चल जाए, जब कंफर्म हो जाए, रिकॉर्ड कर लो रिपोर्टिंग डेट वाले साल में। कंफर्म पता नहीं था कि एग्जाम्पल बशीर भाई की हालत थी खराब, है ना, 31 दिसंबर को भी मैंने उनको 1 दिसंबर को माल भेजा था, उनको 15 जनवरी को पेमेंट करनी थी, उनकी हालत हो गई खराब 31 दिसंबर को, मुझे नहीं पता था। 15 जनवरी को जब मैंने उनको फोन किया कि बशीर पैसे कब देगा, बशीर ने कहा मेरी तो वाट लग गई है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो हमने स्टैंड कहता है 31, तुम बशीर की कंडीशन खराब थी, तुम्हें पता नहीं था, बाद में पता चल गया, रिकॉर्ड कर लो। दूसरी थी कंफर्म नहीं था, कोर्ट केस चल रहा था तुम्हारा, 22 दिसंबर को केस हुआ, और हमने कह दिया 31 दिसंबर तक फैसला नहीं आया। फैसला कब आ रहा है? 10 जनवरी को कंफर्म हो रहा है, 10 जनवरी को रिकॉर्ड कर लो। उसकी एग्जांपल थी, याद है, मशीन बेच दी, 1 साल के बाद वो बताया, 1 महीने बाद वो बताएगा टेस्ट करके, रेस्पबेरी थी, पता नहीं कौन सा सवाल था, मेलन लिमिटेड, है ना, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। सर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एडजस्टिंग इवेंट में देखना है कि कंडीशन जो एग्जिस्ट करती थी ये वो इवेंट होना चाहिए। याद है एक केस हमने ये भी पढ़ा था, वर्कर 27 दिसंबर को जख्मी हुआ, 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है, उसने केस 2 जनवरी को किया, लेकिन यहाँ पर 27 दिसंबर वो डेट थी जब हमने कहा कंडीशन को एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, फिर आगे बढ़े।
नॉन एडजस्टिंग, अच्छा दो बातों में इसने कहा था बाय डिफॉल्ट हमेशा जो है एडजस्टिंग है, एनआरवी पे इन्वेंट्री का बिकना और लिक्विडेशन। नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं जरा जल्दी से बताओ। हाँ, हमने कह दिया कि सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं जिसकी कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, या स्टैंडर्ड कह रहा है कि भैया मैं कह रहा हूं तो इसको मान लो कि नॉन एडजस्टिंग है, जैसे एक्विजिशन और मर्जर्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का चेंज हो जाना आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। सही है सर। फिर आगे बढ़े थे, एडजस्टिंग इवेंट्स की एंट्री बनाते हैं नॉन एडजस्टिंग और डिस्क्लोज करते हैं कि अगर तो वो क्या है, अगर वो मटीरियल, अगर वो क्या है मटेरियल है। सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा था और शदीद आगे बढ़ा था, और मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए मैंने क्या किया था जल्दी बता दो। हमने पढ़ा था कि सर आपने जो IS 10 के हिसाब से डिस्क्लोजर, अच्छा डिविडेंड और गोइंग कंसर्न, हमने कहा डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड IS 10 के स्कोप से बाहर है। फाइनल डिविडेंड हमेशा क्या हो जाएगा सर, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों नॉन एडजस्टिंग इवेंट है फाइनल इवेंट डिविडेंड, क्योंकि हमने कह दिया कि सर ये हालांकि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, रिपोर्टिंग डेट का प्रॉफिट है सर मैनेजमेंट हैसल को बचाने के लिए, है ना सर। तो इसको कहा, क्योंकि शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं AGM में, तो यार मसला हो जाता है, तो हमने कहा बाद में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हमने कहा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको आपने हमेशा क्या नॉन गोइंग कंसर्न, इवन अगर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट भी क्या हो जाए सर, डाउटफुल हो जाए, तो हमने कह दिया कि सर वो क्या होगी एडजस्टिंग, और आपने जो है NRV बेसिस पर अकाउंट्स बनाने। तो हमने कहा इसके डिस्क्लोजर में आपको बताना है कि FS किसने इशू किए और कब किए, फाइनल डिविडेंड का डिस्क्लोजर इसमें हमेशा जाया करेगा। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, पक्की बात है। सर ये था, ये जनाब आ जाते हैं IFRIC 1। IFRIC 1 किसको डील करता है, IFRIC 1 डील करता है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के बारे में हमने बात की, हमने कहा सर जो ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है, इसके अंदर इनिशियली तो एक आ जाता है कॉस्ट हमने ले ली, लेकिन उसके अंदर चेंज दो वजह से आ सकते हैं। कौन सी दो वजह, या तो रेट चेंज हो जाए, या तो रेट चेंज हो जाए, या तो अमाउंट चेंज हो जाए, या तो लाइफ का वो चेंज हो जाए एस्टिमेट। तो आपने कहा इन सबका चेंज आ सकता है, तो हमने कहा आपने अब देखना है कि आप 16 के हिसाब से कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, या अगर तो तुम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो जितनी भी चेंजेस हैं उनको, अगर तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बढ़ रही है और कॉस्ट मॉडल है तो क्या करोगे, कॉस्ट मॉडल है और चेंजेस हो रही है तो किसमें डेबिट रिकॉर्ड करोगे, PPE में। और अगर प्रोविजन कम हो रही है, कॉस्ट मॉडल है, तो किसको क्रेडिट करोगे, PPE को। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो किसको छेड़ोगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को छेड़ रहे होगे, रीवैल्यूएशन के तरीके से उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होगे। क्या हम यहां तक क्लियर हैं। सही है सर। ये हो गया हमारा IFRIC 1 10 37। अब अगला कौन सा स्टार्ट करें, 15।